हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज, आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम बेटा अपने टेस्ट की तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए थर्मोडायनेमिक्स और के क्वेश्चंस वगैरह पढ़ेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक गैस है आपके पास जिसके नंबर ऑफ मोल्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक गैस है जिसके नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल है 2, ठीक है। और आइडियल गैस है वो, आइडियल गैस, डेफिनेटली आइडियल गैस है। वॉल्यूम उसका दे रखा है V1, दे रखा है हमें 1 लीटर। V2 फाइनल वॉल्यूम जो है वो 10 लीटर है। टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर है 300 केल्विन, ठीक है। आइसोथर्मल है ये, आइसोथर्मल। याद है आइसोथर्मल क्या होता है किसी को? आइसोथर्मल और रिवर्सिबल, टेम्परेचर कांस्टेंट है। यस, और रिवर्सिबल सर स्मॉल, छोटा सा चेंज है, छोटा हाँ सा। स्मॉल चेंज होता है। तो ये पूछ रहा है स्मॉल चेंज को इंटीग्रेट करके हम डेल्टा भी बना सकते हैं। डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी और हीट में मुझे लगता है कि यहाँ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सबको ये डिफरेंस पता है एंथैल्पी ऑफ हीट में, है ना। ग्रुप नंबर 10 और 23 को नहीं बोल सकता मैं, बाकी सबको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने एंथैल्पी और हीट के लिए बहुत डिटेल के अंदर ये बताया था कहानी से सुना के। कुकर वाली हीट कौन सी होती है? हीट होती है। और जो नॉर्मल हीट होती है वो एंथैल्पी होती है। पतीले वाली हीट एंथैल्पी होती है, कुकर वाली हीट हीट होती है। यस, क्लियर है सबको? यस ये हमने सर। डिस्कस किया हुआ है, शायद सबको पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए डेल्टा एच आपको बताना है, तो बताइए भाई डेल्टा एच क्या होगा। याद है किसी को? कुछ समझ में आ रहा है? आइसोथर्मल मत का मतलब है टेम्परेचर डिपेंडेंट। आइडियल गैस है, आइसोथर्मल है। तो आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ एवरीथिंग। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस में कुछ नहीं हो सकता, उसका एंथैल्पी और उसका वर्क डन सब कुछ जीरो होगा। याद आया कुछ? बहुत इंपॉर्टेंट वाली टर्म थी। यस सर। यानी कि अब यहां से आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, और वो क्या चीज है वो देख लीजिए। थर्मो आइसोथर्मल रिवर्सिबल, ये जो कंडीशनें होती है ना, और आइडियल गैस, ये जो कंडीशनें होती है बेटा, ये कंडीशनें अगर आपके दिमाग में है ना कि इनका मतलब क्या है, उसके बाद में फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूले सारे के सारे आप लोगों को, फॉर्मूले क्या मैंने भेज रखे हैं क्या? नहीं, ये थर्मो के मैंने फॉर्मूले नहीं है एक साथ इकट्ठे भेजे थे, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। थर्मो के फॉर्मूले भी मैं आपको एक साथ इकट्ठे भेज दूंगा, वो इन वन लोट थर्मो वाले फॉर्मूले, ठीक है। थोड़ा एडिट करके कल तक मिल जाएंगे आपको, ठीक है, वो मैं कर दूंगा। तो देखिए ये सब टर्म्स अगर आपको याद है अच्छे से, तभी आप फॉर्मूला अप्लाई करके कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बस ये। थर्मोडायनेमिक्स इतनी आसान है कि कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन इतना आसान होता है कि आपको टर्म समझ में आ रही है, फॉर्मूला समझ में आ रहा है, सीधा लगाओ और आंसर सीधा आ जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो सीधा सिर्फ आपको इसका ये याद होना चाहिए। तो ये क्या आएगा भी इसका आंसर? तो यहाँ पर डेल्टा एच आएगा 0। वाई डेल्टा एच 0 होगा? बिकॉज इंटरनल एनर्जी जीरो है। डेल्टा टी इक्वल 0 और डेल्टा यू भी इसका 0 होगा। क्यों होगा भाई? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है भाई, सीधी सी बात ये है, ठीक है। आइसोथर्मल के लिए डेल्टा एच 0 होता है, और आइडियल है, आइडियल है तो ऑब्वियस है, तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू 0 होगा, ठीक है, एज डेल्टा टी इक्वल 0, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू 0 होता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है इसी का फंक्शन होता है। यस गाइस, ये समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर है डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से मैं ये सॉल्व करवाऊं, ठीक है। मैं सब कुछ बता दूंगा लेकिन सॉल्यूशन आप लोग देंगे। इतना किलो जूल है डेल्टा एच, ठीक है। डेल्टा एस जो है वो है -58 किलो जूल, ठीक है। जूल पर केल्विन, सॉरी ये किलो जूल नहीं होता, जूल पर केल्विन, ठीक है। डेल्टा एच, डेल्टा एच। अब ध्यान देना यहाँ पे, किसी को डेल्टा एस, डेल्टा एस, किसी को अगर डेल्टा एस का फॉर्मूला ना आता हो, सॉरी हाँ फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला ना आता हो तो निकाल सकते हैं कैसे? यूनिट से, क्यू बाय
टी होता है डेल्टा एस एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्यू बाय टी, याद आया? Yes, sir. है ना, तो वो जूल पर केल्विन है, जूल में हीट होती है, क्यू होता है हीट, क्यू बाय, तो वो क्यू बाय के आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए ये दोनों चीजें दे रखी हैं, तो उसने पूछा है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी और किस टेम्परेचर रेंज पे होगी, मतलब टेम्परेचर की रेंज पूछे, मतलब कोई फॉर्मूला बता सकते हो जिसमें दोनों फॉर्मूलाज यूज होते हैं, ये दोनों टर्म्स यूज होती हैं, नॉट फॉर्मूला। Gibbs free energy. मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो। गिब्स फ्री एनर्जी। जी ये energy. Free फॉर्मूला, energy. फॉर्मूला बताओ फॉर्मूला। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा टी माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बेटा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. तो डेल्टा डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है। अगर ये माइनस होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अगर ये प्लस होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, है ना। तो ये माइनस और प्लस कब हो सकता है, आपके सामने आंसर्स हैं, देखिए जरा ध्यान से, आपके सामने मतलब वैल्यूज दे रखी हैं, दोनों वैल्यू माइनस में है ना, माइनस में। Yes, sir. तो जरा इसको भर के देखें, हमें यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है, वो माइनस में निकलेगी या प्लस में निकलेगी, कैसे? डेल्टा एच की वैल्यू तो ऑलरेडी माइनस में 33 है, माइनस टी, टी का पता नहीं, मल्टीप्लाई में माइनस का 58, ठीक है, यही आ रहा है। Yes, sir. तो देखिए जरा अब क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, प्लस 58 इंटू टी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बताइएगा जरा, टेम्परेचर हमेशा हम क्या करते हैं, केल्विन में लेते हैं डिग्री सेल्सियस में? Kelvin. केल्विन में लिया जाता है। तो केल्विन में क्या टेम्परेचर 0 केल्विन से नीचे हो सकता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से नीचे कभी सुना है? अभी Sir. तक, अभी तक तो कभी सुना नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर माइनस में नहीं हो सकता यहाँ। तो ये टर्म हमेशा प्लस रहेगी, इसका मतलब यही है। इस टर्म Yes. का साइन नहीं चेंज कर सकते ना, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में हो ही नहीं सकता, तो टेम्परेचर से कितना भी मल्टीप्लाई कर लो, जीरो से करोगे तो टर्म जीरो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, और जीरो से ऊपर करोगे तो वो भी प्लस ही रहेगा, वो प्लस ही रहेगा, है ना। तो ये टर्म जो है जीरो कर दोगे, अगर हम मैं इस टेम्परेचर को जीरो कर देता हूं तो आंसर आएगा माइनस में, माइनस मतलब स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ये टर्म जीरो हो जाएगी ना टेम्परेचर को जीरो करने पर, यस सर। है ना, तो आंसर आएगा माइनस में, तो -33 आ जाएगा, डेल्टा जी जीरो है। अगर टेम्परेचर को जीरो के अलावा किसी और टेम्परेचर पर करता हूँ, 1 करता हूँ, तो 58 बनेगा प्लस का, और वो माइनस का है, तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, प्लस का आएगा। तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। यस, ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. यस सर। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है, अगर क्या कोई ऐसी वैल्यू भर सकते हैं हम, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक और चीज बताते हैं कि क्या आप ऐसी वैल्यू भर सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर की कि 0.1 भर दें तो ये माइनस में ही रहे, हो सकता है ऐसा? अब क्या ये वैल्यू माइनस में ही रहेगी? कैलकुलेशन करके देखो, थोड़ा सा जनरल दिमाग लगाइए। Yes, sir. यस सर। माइनस में ही रहेगी, 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यानी कि कितना आ जाएगा, 10 से डिवाइड है, सीधा सीधा 5.8 आ गया। 33 से वैल्यू कम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में ही रहेगी, तो 0.1 0.2 0.3 मतलब 1 से नीचे, आई थिंक 1 से नीचे 0.99 से 0.9 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 0.9 से मल्टीप्लाई करके देखना इसको, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 58 कितना होता है? सर पॉजिटिव 0.9 मल्टीप्लाई बाय 2.2 होगा ज्यादा। पॉजिटिव आ जाएगा, ज्यादा है, मतलब उस हिसाब से हम ढूंढ सकते हैं रेंज को, ठीक है। तो वो जो भी बनेगा, खैर डोंट वरी। तो यानी इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के ऊपर, पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के ऊपर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी और वो स्पॉन्टेनियस रहेगी, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर पर ही स्पॉन्टेनियस होगी, उससे नीचे स्पॉन्टेनियस होगी, उससे ऊपर स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। समझ में आया आंसर? यस सर। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एट सर्टेन टेम्परेचर। सब कुछ टेम्परेचर का ही वो है, फंक्शन है यहाँ पे, सर्टेन टेम्परेचर,
कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के ऊपर ये स्पॉन्टेनियस रहने वाली है और बाद में नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी से लिंक टेम्परेचर 33 बाय, अंजलि ने कुछ आंसर निकाला है, लेस देन 33 बाय 58, ऐसा कुछ बनेगा, सही रहेगा क्या? अब मैंने ये फाइंड नहीं किया बट शायद सही होना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, इसी से लिंक रख के एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। डेल्टा जी इक्वल, ठीक है, हम एक ऐसी वैल्यू लेके आना चाहते हैं। अब आपको ना खुद बतानी है एक ऐसी वैल्यू, मैं क्या प्लस करूं क्या माइनस करूं वो आपकी चॉइस है, कि हर टेम्परेचर पर, एवरी टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए। कोई बता सकता है आंसर? एवरी रिपीट करना टेम्परेचर सर पर क्वेश्चन। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए। क्या बेटा? सर रिपीट करने हुआ। डेल्टा जी की वैल्यू, ऐसा टेम्परेचर बताइए, और बाकी का डाटा भी आप प्लस माइनस जो करना चाहते हैं, एच की वैल्यू प्लस लेनी है माइनस लेनी है, एस की वैल्यू प्लस लेनी है माइनस लेनी है, चॉइस इज योर्स, लेकिन हर टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, एट एवरी टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पर, जीरो को छोड़कर नहीं, जीरो पर भी, जीरो केल्विन पर भी, जीरो को छोड़कर नहीं, जीरो केल्विन पर भी स्पॉन्टेनियस हो और जीरो के अलावा भी स्पॉन्टेनियस हो। क्या करें ऐसा, आइडिया है कोई दिमाग में? सर डेल्टा एस डेल्टा पॉजिटिव, 0 होना चाहिए। डेल्टा एस जीरो होना चाहिए, चेंज इन एंट्रोपी, सिर्फ इतना। तो वो हर टेम्परेचर पर, ये भी हो सकता है, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये कि अगर ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, प्लस यहां पर मैं टेम्परेचर तो कुछ भी लगा सकते हैं ना, ये आ जाएगा, माइनस आएगा, और टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एस की वैल्यू यहां पर इससे कम हो। मान लो ये 3 लाख लिखा हुआ है, कितना है, 30 लाख है, 30 लाख से अगर डेल्टा एस की वैल्यू कम है, ठीक है, कम नहीं, फिर वो मल्टीप्लाई तो टी से होएगा ही होएगा, है ना, कुछ ऐसा कुछ। यानी सही में अंजलि सही बता रही थी भाई, फिर है ना, डेल्टा एस अगर जीरो हो जाए, डेल्टा एस की वैल्यू जीरो हो जाए और डेल्टा एच अगर माइनस हो, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, डेल्टा एस अगर जीरो है, तो किसी भी टेम्परेचर पर, एट एनी टेम्परेचर, ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर। समझ में आया बेटा ये? यस सर। सर ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसको माइंड को ओपन कीजिए और कुछ इस तरह के क्वेश्चन ही यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, फॉर एन आइडियल गैस एक्सपेंडिंग एडियाबेटिकली इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर एक आइडियल गैस है जो एक्सपेंड कर रही है एडियाबेटिकली, आइडियल गैस वैक्यूम में एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रही है, एडियाबेटिकली, एडियाबेटिकली का मतलब बताइए सबसे पहले तो। ट्रांसफर ऑफ कांस्टेंट। Q इज इक्वल टू हीट 0। हाँ, चेंज इन हीट, ठीक है, एडियाबेटिक का मतलब होता है चेंज इन हीट जीरो होना चाहिए, डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, वर्क कैन बी डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क डन किया जा सके लेकिन डेल्टा क्यू जो है वो जीरो हो, एक्सपेंड हो रही है एडियाबेटिकली, और इसके अंदर आपको बताना है डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो, या डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होगा। समझ गए क्वेश्चन? डेल्टा एच इक्वल्स टू 0। डेल्टा एच इक्वल टू जीरो होगा कैसे? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ। सर क्योंकि वैक्यूम में ना मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा एच इक्वल टू जीरो। आप कह रहे हो वो इक्वल टू जीरो होगा कैसे, रीजन बताना। सर वैक्यूम में प्रेशर नहीं होता ना। एक्सपेंड कर रही है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन जीरो होगा, तो एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम वर्क डन पर। सर क्यों आइडियल गैस है, सुनिए सुनिए सुनिए, आइडियल गैस है, क्यों हीट होता है, हीट ऑलरेडी जीरो है, ठीक है, और ये टेम्परेचर का फंक्शन होती है, तो टेम्परेचर ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, वर्कडन भी, क्योंकि एक्सपेंड कर रही है वैक्यूम के अंदर, तो ऑब्वियस है, वैक्यूम लिखना भूल गए हम, है ना, एक्सपेंडिंग इन वैक्यूम। दैट्स इट, ठीक है,
तो ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आइडियल गैस है, आइडियल गैस याद रखना, आइडियल गैस टेम्परेचर का फंक्शन होती है, दैट इज वाई। हाँ भाई, क्लियर है ये सबको? यस सर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर एक इक्वेशन दे रखी है SO2 सल्फर प्लस O2। चलिए वो मैं इक्वेशन लिखता हूं यहाँ पे, सल्फर प्लस O2 बन रहा है SO2। 3-4 इक्वेशन है एक्चुअल में, एक नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सल्फर प्लस O2 बन रहा है SO2। नेक्स्ट है इक्वेशन SO2 प्लस हाफ O2 SO3 बना रहा है, SO2 प्लस हाफ O2 SO3 बना रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन है SO3 प्लस वाटर H2SO4 बना रहा है। SO3 के अंदर अगर वाटर ऐड कर देते हैं तो वो SO3 बना H2SO4 बनाएगा। यही आपको बनाना, फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 के लिए एंथैल्पीज बतानी, और H2 और O2 वाटर बना रहे हैं, तो H2 प्लस हाफ O2 ये बना रहे हैं वाटर। आपको फॉर्मेशन और इन सब की एंथैल्पीज दे रखी है। मान लो इसकी एंथैल्पी है 5 जूल, ठीक है, मैं जस्ट गैस लगा रहा हूं, ऐसे ही लिख रहा हूं। इसकी एंथैल्पी 10 जूल है, ठीक है, इसकी एंथैल्पी है 15 जूल, और इसकी एंथैल्पी है 20 जूल, ठीक है। जनरल टॉक है, ये सब पॉजिटिव है, ये भी ध्यान रख लेना। आपको बताना हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 कैसे बताओगे? H2SO4 की फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन कह लो, ठीक है, H2SO4 ये निकालनी है। हाँ भाई, एनी आइडिया कैसे निकालेंगे? किसी को कोई आइडिया है बेटा? सर हैश लॉ से करेंगे। हाँ हैश-लॉ लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे? हैश-लॉ मतलब हैश-लॉ क्या कहता है वो बता देता हूँ। एंथैल्पीज को कैसे भी उल्टा सीधा जोड़िए घटाइए किसी भी इक्वेशन को, रिएक्शन में पहले ये बनाइए बाद में ये बनाइए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप डायरेक्टली इन रिएक्शंस को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल लास्ट में हमें क्या बचना चाहिए? H2SO4 की फॉर्मेशन होनी चाहिए। कैसे करोगे इन सब रिएक्शंस में जोड़ घटा, क्या करोगे? आया कुछ आइडिया? चलो यहाँ मैं इक्वेशन लिखता हूँ, देखो S सल्फर प्लस O2 और यहाँ एरो लगा के यहाँ SO2 लिख रहा हूँ। ये पहली रिएक्शन लिख दी, इसके अंदर दूसरी रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन क्या ऐड कर दूं? SO3 यस ऐड सर। होगी, माइनस sir. होगी, ये चीज मायने रखती है। चलो ऐड कर देते हैं इसको, SO2 प्लस हाफ O2 और इसके साथ क्या बन रहा है? SO3 बन रहा है, SO3। फर्दर SO3 प्लस H2O, तीसरी रिएक्शन SO3 प्लस H2O बनाएगा H2SO4 प्लस H2SO4। फोर्थ रिएक्शन भी ऐड कर दूं, चलो ये भी ऐड करते हैं, H2 प्लस हाफ O2 और यहाँ क्या ऐड होगा? H2O ऐड हो जाएगा, प्लस H2O। बताओ इसमें से क्या काटना चाहते हो? जो काटना चाहते हो वही रिएक्शन बचेगी। मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 चाहिए। तो देखो एक चीज तो ये कट रही है, SO3 से SO3 कट रहा है, ये तो दिख रहा होगा। SO3 यहाँ है, SO3 यहाँ है, ये तो कट गया। SO2 से सर SO2 कट गया, ये भी कट गया, है ना। और क्या कट रहा है? वाटर, वाटर कट रहा है इधर, वाटर से वाटर कट रहा है, ठीक है। यस गाइज, यस सर। तो कुछ और बचा? तो ये एक O2 है हाफ, ये एक O2 है हाफ, और ये O2 है पूरा। तो कितने हो गए? 2 O2 हो गए ना टोटल। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? H2 प्लस 2 O2 2 plus H2 प्लस सल्फर S sorry. प्लस सल्फर इक्वल आएगा H2SO4। इज दिस, ऐसा कुछ बनेगा? यस Yes. सर। क्या ये बैलेंस्ड है सारे एटम वगैरह? Yes sir. दैट्स इट। Yes. तो मतलब इसमें चारों इक्वेशंस को जोड़ना था, तो चारों की टोटल एनर्जी जोड़ लो, 20 10 30 और 20 50, तो टोटल 50 जूल आ जाएगी। दैट्स इट। क्लियर Yes. है?
लेकिन Yes. हो sir. सकता है किसी इक्वेशन को जोड़ना ना पड़े, घटाना भी पड़ सकता है किसी इक्वेशंस में से कुछ, ठीक है। एक इक्वेशन में दूसरी घटाओ, इधर उधर जोड़ तोड़ करो, हमें लास्ट में H2SO4 मिलना चाहिए। अगर वो मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा, H2SO4 ही कट जाता है आपस में ही, तो फिर मतलब आपको वो दूसरी तरफ उसको पलट के, मतलब इक्वेशन को पलट दो या फिर माइनस कर दो। इक्वेशन को माइनस करोगे तो सारे साइन माइनस हो जाएंगे। जैसे मान लो इस इक्वेशन को माइनस करना होता तो यहाँ माइनस लगता, यहाँ माइनस लगता, यहाँ माइनस लगता, और ये जो 5 था ये भी माइनस हो जाता। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. हाँ, ये जरूर याद रखना। तो हैसला के एक दो न्यूमेरिकल आप लोग करके देखिएगा, हैसला आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। फिर एक न्यूमेरिकल तो ये था, ठीक है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा। फर्दर फॉर आइडियल गैस ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस? ये तो चलो कंडीशंस है ना, आइसोथर्मल गिवन दैट। एक और इक्वेशन दे रखी है, चलो ऐसी एक और इक्वेशन है, उस क्वेश्चन को करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचवा क्वेश्चन। एक और इक्वेशन दे रखी है तो वो इक्वेशन करते हैं। देखिए क्या है वो। कार्बन प्लस O2 CO2 बना रहा है, 2 कार्बन प्लस O2 CO2 बना रहा है। एक ये इन्होंने थोड़ा सा वो कर रखा है, 2 कार्बन प्लस O2 ये बना रहा है 2 CO2। याद रख लेना, हमें हमेशा 1 मोल के लिए चाहिए होता है, लेकिन इन्होंने 2 CO2 दे रखा है, और ये है -786, -786 किलो जूल एनर्जी जो है वो हमें मिलती है जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न आउट किया जाता है, ठीक है, किलो जूल। नेक्स्ट है H2 प्लस हाफ O2 H2O बन रहा है, H2 प्लस हाफ O2 और ये H2O बन रहा है, H2O, और इसकी एंथैल्पी जो है वाटर बनाने की 285.8 किलो जूल है, -285.8 किलो जूल, ठीक है। नेक्स्ट है C2H2 प्लस 5/2 O2, C2H2 प्लस 5/2 O2, और ये बनाएगा O2, ये ना, ठीक है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 1 वाटर, 2CO2 प्लस वाटर, एक ही वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा है, और इसकी एंथैल्पी जो दे रखी है वो है -1297 किलो जूल, -1297 किलो जूल। पूछा क्या है? द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन, C2H2 की एंथैल्पी पूछी है। फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइन C2H2, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ रखी है आपसे। क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो आंसर बताइए, जोड़ तोड़ करना है, कौन सी इक्वेशन को किसके अंदर जोड़ें, फिर उसकी कैलकुलेशन करके भी बताइए फटाफट से। निकला किसी का कुछ? सब कर रहे हैं। ओके ओके ओके। आंसर निकला किसी का? Sir, 225.2 kilojule. 225.2 किलो जूल, ठीक है। कैसे, प्लस का माइनस का? Sir, positive. पॉजिटिव, ठीक है भाई, सही आंसर है। अब जरा बताओ बेटा कैसे निकाला? सर, ऊपर वाली दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया, और जो थर्ड वाली थी ना उसको मतलब उल्टा कर दिया, चेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। इसको माइनस कर देते हैं, अरे इसको माइनस कर देते हैं, बस अपने आप एक्सचेंज हो जाएगा सब कुछ। समझ रहे हो कैसे?
देखो माइनस का यानी कि हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 2C प्लस O2 प्लस H2 प्लस हाफ O2 और इक्वल आ जाएगा ये, ठीक है, 2CO2 प्लस वाटर। ये हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, है ना, क्लियर है। और इसको माइनस करेंगे तो माइनस मतलब यहां पर माइनस लगाएंगे, -C2H2 इसके एडिशन में आएगा और माइनस का ही यहां पर लगेगा, माइनस का ही 5/2 O2। ये समझ में आया बेटा? यहाँ प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ कैसे कर रहा हूं मैं? यस और इधर भी माइनस, पूरी इक्वेशन माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो गया 2CO2 और माइनस वाटर, यानी सब कुछ मैं इसको पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी। ये क्लियर है? ये भी तो माइनस है ना, तो ये हो जाएगी प्लस की वैल्यू। तो अगर ये प्लस की वैल्यू हो रही है यानी इसको मैं प्लस की वैल्यू मानूंगा, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके इस वैल्यू में से माइनस कर दो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। यस क्लियर है? यस सर। है ना। अब देखिए जरा इसमें क्या कुछ कटेगा, फिर इसको कैसे सीधा करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसको सीधा कैसे करेंगे। ये दोनों टर्म्स माइनस की हैं तो इसको अब दूसरी तरफ ले जाएंगे, उधर माइनस वाली टर्म्स को अगर कुछ घट रहा है तो काट दो, जो कट रहा है तो उसको काट दो। तो यहाँ देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कट गया, वाटर से वाटर कट गया, तो इस तरफ तो कुछ बचा नहीं, तो माइनस वाली टर्म इधर लेके आएंगे तो 2C प्लस O2 प्लस एक और O2 दे रखा है यहाँ पे, है ना, तो हम क्या करें 1.5 O2 लगा देते हैं इसको, है ना, 3/2 O2 प्लस H2, ठीक है, ये H2 है प्लस में, और एरो लगकर ये दोनों टर्म्स उधर चली जाएंगी तो ये आ जाएगा C2H2, ये तो हो जाएगा प्लस का, और माइनस का ये था ऑक्सीजन वाला, इसको हम इधर ही रखते हैं, ये क्योंकि इसमें से माइनस हो जाएगा ना, माइनस का 5/2 O2 ये यहीं पर है। यस क्लियर है बेटा? अब देखो 3/2 O2 और 5/2 O2 में से कौन सा बड़ा है? 5/2 O2। 2.5 और 1.5 है, तो यानी 1.5 हमें अभी यहाँ बच जाएगा, ठीक है, तो यानी इसके अंदर हम लिखेंगे 2C प्लस 1 बचेगा ना, अकेला O2 बचेगा इसमें से, 2.5 में से 1.5 माइनस करेंगे प्लस, और ये O2 माइनस का बचेगा भाई, सॉरी, माइनस का O2 प्लस के अंदर H2, एरो लगकर बनेगा C2H2, तो इसको सीधा लिखेंगे तो 2C प्लस H2 और यहां बनेगा C2H2 प्लस O2। क्लियर है? तो ये आ गया अपने आप, रिएक्शन अपने आप बन गई फॉर्मेशन की, ये फॉर्मेशन की रिएक्शन समझ में आई, ये भी आनी चाहिए, और यहां से आपको पता लगेगा कि आपको बनाना क्या है, आपको बनाना C2O2, है ना, तो C2H2, तो C2H2 को बनाने के लिए इसको होना चाहिए राइट साइड में, तो इसको राइट साइड में कर दो, बाकी सब इक्वेशन को डायरेक्टली जोड़ दो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा डायरेक्ट जोड़ दो, जोड़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज कटनी चाहिए इक्वेशन के अंदर, तो जो कटनी चाहिए उसको दूसरी तरफ ले आओ, दूसरी तरफ लेके आ रहे हो तो माइनस हो जाएगी, जैसे भी वो लेफ्ट राइट जाएगी तो आपको उस हिसाब से इक्वेशन को पलटना पड़ेगा, बस इतना याद रख लेना, ठीक है, आपको साइन पलटना पड़ेगा, अगर किसी को काटना है तो साइन पलटोगे तो पूरी इक्वेशन पलट जाएगी, तो पूरी इक्वेशन के साइन पलट के उसको कोट काटा, जो भी काटना है जो जोड़ना है वो कर सकते हो, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया सबको? यस ठीक है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? अब एग्जांपल्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, तो मास पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हाँ इंटेंसिव होती है जो अमाउंट पर डिपेंड करती है, नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। नहीं करती, नहीं करती है। हाँ ठीक है, इंटेंसिव जो नहीं करती, तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, इनमें से कौन सा है जो डिपेंड नहीं करता अमाउंट पर? सर एक और बार बताइए ऑप्शन। हीट Options, कैपेसिटी। एक मिनट दोबारा से बताऊं, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी। सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो नहीं डिपेंड करती है, यस ये तो याद रखने वाला ओरल क्वेश्चन था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, आगे Yes. बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक ग्राफ है भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है लेकिन लगेगा ऐसे कि बहुत मुश्किल है, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को जरा यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ, तो देखिए जरा ये ग्राफ कैसे बनेगा। हमारे पास है PCl5 PCl3 और Cl2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, PCl5 तो ये कन्वर्ट हो रहा है PCl2 PCl3 और Cl2 के अंदर, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है, और इसके अंदर K की वैल्यू जो दे रखी है
वो लेस देन 2 दे रखी है। के क्या होता है भाई? केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, यस लेस सर। देन 2 दे रखी है। अब इसके ना 4 ग्राफ दे रखे हैं, ये है इक्वेशन, और इसके 4 ग्राफ दे रखे हैं। तो पहला ग्राफ, कौन सा ग्राफ है जो इसको मतलब सही दिखाएगा? आपको ये बताना ग्राफ कौन सा सही है। तो ग्राफ देख के ना आप मेरे को ये बताइएगा कि इसमें आपको समझ में क्या आया। मैं एक ग्राफ देख लूं, 2 4 6 कंसंट्रेशन है, और PCl5 PCl3 Cl2, ठीक है। तो ये ग्राफ है ऐसा। पहला ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया तो डेफिनेटली बाकी के ग्राफ फिर मैं बनाऊंगा ही नहीं, आपको सारे ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखो इसने क्या कर रखा है, फिर से मुझे ग्राफ देखना पड़ेगा। PCl5 ऊपर से नीचे आ रहा है भाई, उसका नंबर है 6 4 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। PCl5 जो है वो 6 से नीचे आएगा, डेफिनेटली PCl5 तो नीचे आएगा, है ना? क्लियर है? ये कंसंट्रेशन दे रखी है इसकी। PCl3 ऊपर जाएगा, Cl2 भी ऊपर जाएगा, तो Cl2 तो यहाँ से सीधा 6 पर आ जाएगा, और ये जो है ये था Cl2, यहाँ से नहीं आएगा, सॉरी गलत बना रहा हूँ मैं इसको, 0 से, है ना। Cl2 0 से डायरेक्टली 6 पर आ जाएगा, और दूसरा जो है वो 4 पर आ जाएगा। तो ये है PCl5, ये है सॉरी PCl3, PCl5 PCl3, और ये है Cl2। ये आपके सामने ग्राफ है, इनकी कंसंट्रेशन आपको साइड में दे रखी है, नीचे चल रहा है टाइम, ये है टाइम, और ये है कंसंट्रेशन। बताइए जरा K2 की वैल्यू क्या इसमें लेस देन 2 होगी? फॉर्मूला क्या लगेगा सबसे पहले? तो सर प्रोडक्ट वाला डिवाइडेड बाय वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या है, Kc की वैल्यू क्या आएगी? देखिए जरा Kc की वैल्यू क्या आएगी। प्रोडक्ट PCl3, सबसे पहले तो ये बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है क्या? इसने यस चेक Yes, है ना, बैलेंस को चेक किए बिना अगर इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन कर रहे हो ऐसा कुछ, तो डेफिनेटली वो गलत हो जाएगा। तो देखिए अब क्या हो रहा है, PCl3 Cl2 दोनों की मल्टीप्लाई रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट 1 1, ये जरूर लिखना, 1 जरूर लिखना। कारण क्या है, 1 लिखोगे ना आपको याद आ जाएगा। किसी बच्चे ने अगर कम प्रैक्टिस कर रखी है तो उसको याद ही नहीं रहता कि ऊपर 1 लिखना होता है, कि ऊपर पावर लिखनी है कि नहीं। ये लिखोगे तो आपको याद आ जाएगा, ये बहुत अच्छी आदत होती है। नीचे PCl5 प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है, तो इसकी कोफिशिएंट की पावर भी 1 है। तो इनकी कंसंट्रेशंस आपको दे रखी है ना। PCl की कितनी है? 4 दिख रही है सबको? यस सर। Cl2 की कितनी है? सर 6 6 है। डिवाइड में क्या आएगा? PCl5 की कितनी है? 2 सर 2 2, ठीक है। आंसर निकालो, Kc की वैल्यू क्या आ रही है? 12. 12 सर। 12 आ रहा है। तो ये क्या लेस देन 2 है? नो नहीं है। नो सर। बस इसी तरह के, इसी क्वेश्चन के अंदर इसी तरह के 3 मोर ग्राफ्स हैं, जिसमें से एक की वैल्यू आएगी वो लेस देन 2 आएगी, ठीक है। किसकी आएगी? और मेरे को ये देखना पड़ेगा किसकी आएगी, है ना। रुकिए, मैं आपको डायरेक्ट वो ग्राफ बना के दिखा दूंगा फिर, है ना, ठीक है। तो सर जिसमें PCl5 मतलब ज्यादा कम नहीं होगी उसमें। हाँ, PCl5 ज्यादा कम नहीं होगा, Cl2 भी बहुत ज्यादा नहीं बनेगा, और PCl3 भी बहुत ज्यादा नहीं बनेगा, है ना। PCl3 जो है वो होना चाहिए 2, और Cl2 जो है वो 4 होना चाहिए, और PCl5 6 होना चाहिए, तो थोड़ा सा ही घटे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये PCl5 जो है वो थोड़ा सा ही घटेगा। सपोज दैट ये 6 से जैसे यहाँ आ गया ना, PCl3 4 होना चाहिए, Cl2 2 और PCl5 6। हाँ कुछ ऐसा ही, PCl3 4 होना चाहिए ना, तो ये तो 4 हो गया। और PCl जो 6 है ना, वो आप ये देखिए कि इसकी कंसंट्रेशन, PCl मान लो PCl5 जो था यहाँ से और यहाँ आ गया, 6 के पास आ गया, ये PCl5, ठीक है, और ये PCl3 है, और Cl2 कितना होना चाहिए? 2, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये Cl2 2 आ जाएगा, दैट्स इट। ऐसा ग्राफ कुछ बनेगा, और ऐसे ग्राफ के अंदर आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो डेफिनेटली इसकी वैल्यूज निकालें। अब जरा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वैल्यूज क्या बनेंगी? PCl5 तो नीचे आता है ना, सॉल्व करके 4/3। हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 × 2 डिवाइड बाय 6, 2 1 जा 2 3 जा 4/3, 4/3, तो ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 1.9, दैट्स इट। तो ये 2 से कम है, ठीक है। समझ में आ गया भी सबको ये क्वेश्चन?
Yes, sir. अब एक Yes, चीज sir. देखिए, अब एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर देख के ना हमें लगेगा कि सिर्फ एक इक्वेशन दे देगा और बोलेगा केसी की वैल्यू लेस देन 2 कहाँ है, तो ज्यादातर क्या गड़बड़ होती है वो मैं आपको वो भी बताता हूँ। क्या मतलब क्या मिस करते हैं आप लोग, इसको कोई सुनता ही नहीं है, देखता ही नहीं है। वो हमेशा हमें ऐसा लगता है कि कंसंट्रेशन तो यहाँ दी होनी चाहिए कि पीसीएल की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू 6 है, फिर उसकी पी सीएल3 की पीसीएल3 की वो 2 है, सीएल2 की वो 4 है, ऐसे करके कंसंट्रेशन दी हो तभी हमें लगता है कि हम केसी निकाल सकते हैं, ऐसा ही लगता है ना। ये है हमारी एक प्रॉब्लम, ऐसी कंसंट्रेशन ने नहीं दी तो क्या हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, इसको सोल्व फिर भी किया जा सकता है, ठीक है। और ये आपके सामने है कि कंसंट्रेशन यहाँ भी दे सकता हो, तो इसको भी ध्यान रखना बेटा। ये सिली मिस्टेक्स होती हैं जब हमने बहुत सारी प्रैक्टिसेस नहीं की होती, तब हमें ये चीज दिखाई ही नहीं देती है, ठीक है। तो सिंपल और साफ चीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस है ना बेटा, सारे के सारे एनसीईआरटी लेवल के हैं, उससे बाहर कुछ नहीं है। अगर एनसीईआरटी लेवल के सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, अब आपको लगेगा सर सारे लेसन्स के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। कम से कम एनसीईआरटी लेवल के 10-10 क्वेश्चन हर लेसन के सोल्व कर लो। 5 लेसन है ना आपके पास में, ठीक है। तो जैसे थर्मो वाला है, थर्मो के 20 कर लेना, आसान आसान जो आपको आसान लगे वो कर लेना, मैं ये भी नहीं कह रहा। और उनका फॉर्मूलाज याद कर लेना जो हमने थ्योरी के अंदर करवा रखे हैं, फॉर्मूले लर्न कर लेना, तो कोई दूसरा क्वेश्चन भी आएगा आपका दिमाग अपने आप काम करेगा। 20 क्वेश्चन थर्मो के, फिर उसके अलावा आयनिक इक्विलिब्रियम के उसके 10 ही कर लेना, इक्विलिब्रियम के भी 10 कर लेना, 20 उसके हो जाएंगे 40। रीडॉक्स में तो बैलेंसिंग है, वो तो छोड़ सकते हो आसानी से, बैलेंसिंग तो एक ही इक्वेशन से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसके ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और थर्मो इसके 20 करने, तो टोटल 3 और एक 4 लेसन हो गए। फोर्थ कौन सा, जीओसी। जीओसी के अंदर तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, जीओसी में आप सिर्फ लास्ट मैंने जो बताया था कि जिसके अंदर क्या है, फ्री रेडिकल्स है ना, जीओसी वाले पार्ट। फ्री रेडिकल क्या होता है, नोमेनक्लेचर की भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मेरे वाले लेक्चर सुन रखे हैं थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करके, तो जीओसी वाला पार्ट कर लो, ठीक है, जिसके अंदर फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनायन और रेजोनेंस, और ये जो चीजें दे रखी है ना, ये वाली बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और इसकी हमने अच्छे से प्रैक्टिस भी की हुई है। तो इसके नोट्स, जस्ट नोट्स पढ़ लेना, जीओसी तो सिर्फ नोट्स पढ़ लेना, उतने में काम चल जाएगा नोट्स से। जीओसी में नोमेनक्लेचर जो मैंने करवाया थोड़ा हार्ड एंड फास्ट है, तो वो हार्ड वाला ना करके आप सिंपल वाली कोई भी प्रैक्टिस कर लो, एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर लो, जो नाम दिए हुए उसको मोटा मोटा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी से भी कर सकते हो। लेकिन इनके एनसीईआरटी के 20-20 क्वेश्चन, थर्मो के 20, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम के 10-10, टोटल 40 क्वेश्चन ये सॉल्व कर लो, और जो बता रहा हूं उतना सॉल्व कर लोगे तब भी सारा का सारा टेस्ट आराम से 70-80% टेस्ट कर सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात, लेकिन हम उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, और ज्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ इसके अंदर। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा, गिवन दैट द टू रिवर्सिबल रिएक्शंस हुज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन। दो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, कौन सी है, रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। तो बोल रहा है कंप्यूट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द इक्वेशन ए वाई, ए और वाई के लिए उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देखिए बढ़िया है ये। अब ये थोड़ा लीग से हटकर है, दो इक्वेशन है आपके पास में, है आसान ही, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ए और बी जो जेड बनाते हैं, ठीक है, एक इक्वेशन है ए एंड बी जो कि जेड बना रहा है, ए प्लस बी से बन रहा है जेड, ठीक है। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC1 दे रखा है 24, तो इसका KC1 जो है वो 24 है, KC1 इक्वल 24 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन ही है, समझिए, ठीक है। इसको हम ऐसे ही एरो लगा देते हैं। फर्दर अब दूसरी रिवर्सिबल रिएक्शन है, याद रखना दोनों रिवर्सिबल है, B2B प्लस C2Y बन रहा है, ये भी रिवर्सिबल है, 2B प्लस C और ये 2Y बन रहा है, ठीक है। दोनों रिएक्शनें रिवर्सिबल हैं, और इसका KC2 जो है वो इक्वल 16 है, KC2 16 है। अब उसने क्या बोला, कंप्यूट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC फॉर द रिएक्शन A प्लस वाई इक्वल जेड बनेगा प्लस हाफ C, A प्लस वाई इक्वल जेड प्लस हाफ C, इसके लिए KC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हाँ भाई, ये है आपका कंप्लीट क्वेश्चन, यही है ना, बस इतना ही है, ठीक है। अब बताइए किसी को आइडिया है इस क्वेश्चन का कि क्या करना चाहिए? 1 मिनट सॉल्व कर। हाँ सॉल्व कीजिए, लेकिन क्या करना चाहिए ये थोड़ा सा आइडिया मुझे जरूर बताना कि आपको आइडिया है कि नहीं है। वाली इक्वेशन को हाफ से डिवाइड करेंगे।
कौन सी को? सेकंड वाली को 2 से डिवाइड। ठीक है, फर्दर क्या होगा? आपकी आवाज जा चुकी है बेटा। ठीक है बेटा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा उसकी, जहां से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना वहां से मैं पीडीएफ भेजूंगा। मेरे को पीडीएफ मिली, वो व्हाइट कलर की है पीडीएफ। ठीक है, डायरेक्ट वो क्वेश्चंस भेज दूंगा। वैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस आपको सारे मिल जाएंगे, डोंट वरी। विद सॉल्यूशन भी भेज दूंगा इनका। आप इनको अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये प्रैक्टिस कर लो, विद सॉल्यूशन भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके सर। बताइए भाई इसका क्या आइडिया लगेगा? तो सेकंड वाले को -2 से डिवाइड कर देंगे, फिर उसी के हिसाब से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ होगा, तो इसी हेस लॉ की तरह कर देंगे इन्हें भी शायद। देखो हाँ, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, और उसके बाद हम जोड़ घटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस वाई चाहिए हमें, तो हम क्या करें? a प्लस बी इक्वल जेड था, तो इस इक्वेशन के अंदर कुछ जुड़ेगा क्या? ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, और हमें निकालनी है इक्वेशन नंबर 3, हमें ये बनानी है। कैसे बनेगी? a प्लस वाई, तो ये इक्वेशन माइनस हो जाएगी ना उल्टा करके, यही होने वाला है। यस सर। ठीक है, तो a माइनस में, अब चलो पहले तो मैं इसको इक्वेशन को पहले सही करके लिखते हैं ताकि आपको बेटर रहे। इक्वेशन नंबर 2 को उठाते हैं। ठीक है, और 2 को क्या लिख रहा हूं मैं? b प्लस सी बाय 2 इक्वल वाई आ गया। ठीक है, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। लेकिन ये इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा पलट गई है, तो इसका सबसे पहले इसका केसी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा मेरे को ये बताओ, ये है इंपॉर्टेंट चीज। सर साइन चेंज हो जाएगा। जस्ट साइन चेंज, मैंने कुछ भी नहीं किया, 2 से डिवाइड किया उसको। इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड किया तो केसी अंडर रूट हो जाएगा। यस सर। सर अंडर इसका रूट 4 बनेगा केसी। सर इसका आंसर तो 6 आ केसी, रहा है। हाँ केसी अंडर रूट 16 बनेगा भाई, इक्वल आ गया 8, और कितना बनेगा? 4, है ना? ये समझ में आया सबको? यस सर। उसे डिवाइड करते हैं तो अंडर रूट हो जाता है केसी, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर बन जाता है। पता है ये सभी को? यस सर। ये ठीक है, सर पहली बात तो ये है। पावर में लगती है ना। हाँ हाँ हाँ, पहली बात तो ये हुई। अब उसके बाद क्या करेंगे ये बताओ जरा। इसको ये कर दिया, बी आ गया। अब क्या हम डायरेक्ट जोड़ दें? डायरेक्ट नहीं जुड़ेगी, ए प्लस वाई चाहिए ना हमें, तो हम उल्टा करके जोड़ेंगे इसको, सर के सी माइनस हो वन जाएगी मतलब। ए, देखिए, ए प्लस बी इक्वल था जेड, इसके अंदर ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर ये वाली इक्वेशन को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो ए प्लस बी माइनस सी बाय 2 इक्वल हो जाएगा जेड माइनस वाई। यही होने वाला है। यस। तो ये बताओ फिर इसके अंदर साइन बताइए मुझे अब कैसे लगेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। आप लोग भी कुछ दिमाग लगाओ कि साइन क्या इसके अंदर, मतलब ये केसी का यूज होगा, कोई माइनस होगा प्लस होगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा? यस और नोट? सर मैंने तो इसे दूसरे तरीके से किया है। कैसे बताओ, आपका तरीका बता देखते हैं। सर मैंने KC1 की इक्वेशन लिख ली है, वहां से एक रिलेशन आ जाएगा ए बी और जेड में, और उसी तरीके से KC2 में भी रिलेशन आ जाएगा। फिर सर जो KC निकाला है ना हमें, फिर हम वहां पे उन दोनों रिलेशंस को यूज कर लेंगे, तो फिर 6 आ जाएगा आंसर। हाँ आंसर तो 6 आएगा, लेकिन आपने मतलब KC1 की क्या रिलेशन लिखी, क्या इक्वेशन लिखी? सर चलो आपका मेथड Z सीखते हैं आज, क्या कर रहे हो। इसको मिटो रहा हूँ मैं, ठीक है? बताओ जरा आपका मेथड बताइए। सर Z डिवाइडेड बाय, मतलब concentration of Z divided by concentration of A into concentration of B। ये कहाँ से ये निकाला आपने? सर ये मतलब इक्वल टू 24 KC का फॉर्मूला ना। अच्छा, इन दोनों को आप नीचे ले आए?
ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं, अच्छा तो ये वैसे पूरा करो, ठीक है, formula समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट केसी, yes, sir. यानी KC1 इक्वल आपने निकाला है प्रोडक्ट Z डिवाइड बाय A इंटू बी, ठीक है। Yes, sir. फिर और सर KC2 भी इसी तरीके से निकाला, मैंने डिवाइड नहीं किया था, 2 से डायरेक्ट कर दिया। अच्छा डायरेक्ट कर दिया, यस सर, तभी भी हो जा रहा है आगे तब फिर भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, यानी वाई स्क्वायर बनेगा, ये वो अपने आप वाई स्क्वायर बन गया ना यहाँ से, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इंटू सी, यही बनेगा। यस फर्दर क्या किया आपने फिर? सर, अब KC1 की वैल्यू मैंने 24 लिख दी, और जो KC2 है ना नीचे, उसको 16 कर दिया। ये तो ठीक है। यस अब सर। आपने ये KC3 कैसे निकाला, फिर क्या सोच के निकाला, दैट इज द क्वेश्चन। सर बी स्क्वायर, मैंने ना बी स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले लिया KC2 वाली इक्वेशन में, और बी की वैल्यू अंडर रूट कर दी, फिर बी की वैल्यू KC1 में पुट कर दी, वहां से एक रिलेशन आ गया मेरे पास, फिर KC में मैंने वो रिलेशन यूज कर लिया। वाई स्क्वायर बाय सी, बी स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 16 से, और सर 16 को डिवाइड में ले गए, चलो इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और सर रूट कर दिया, तो बी की वैल्यू आ जाएगी ना। अच्छा आपने बी की वैल्यू निकाल ली, जस्ट बी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, इसको पूरे को Yes. रूट कर दिया, और तो सर ये बी की वैल्यू KC1 में पुट कर दी। बी की वैल्यू KC1 के अंदर पुट कर दी, एक मिनट, ये रूट कर दिया, बी आ गया, बी की वैल्यू को KC1 के अंदर पुट कर दिया यहाँ इसके अंदर। यस सर। तो आपको क्या पता कि वो आंसर ये आएगा, ठीक है मैं तो समझ गया, लेकिन किसी को और को समझ में आया भी ये कैसे निकला? A इंटू मल्टीप्लाई में हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी 4 अंडर रूट सी, या फिर 4 इंटू सी की इक्वल पावर टू 1/2। 24 आ जाएगा ये बी की वैल्यू भरने के बाद में। यस सर, और यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं, y डिवाइडेड बाय 4 और c की पावर 1/2, तो फिर तो 1/2 वहां से भी आ ही जाएगा, c में 1/2 आएगा ना, तो उससे भी आ जाएगा। ठीक है, किसी और को समझ में आया ये क्वेश्चन? सर मैंने भी इसे किया है, तो फिर सर मेरा मतलब फाइनल आंसर आया 96, और अंडर वो कंसंट्रेशन सी की आई है, ऐसे करके आया है सर, क्योंकि मैंने भी सेम किया ना, तो अंडर रूट वाई का कंसंट्रेशन अपॉन सी का इंटू 16 करके ही मैंने आगे किया है। ठीक सर है, अब देखो चलो ठीक है, जैसे भी आप लोगों ने किया, लेकिन अगर मैच नहीं हो रहा आंसर तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इसको गड़बड़ को थोड़ा सही करके मैं बताता हूँ, ठीक है। उस मेथड को छोड़ते हैं जो मैं बता रहा था, शायद आपको वो ठीक है वो उल्टा पुल्टा लग सकता है, तो मैं इसको सिंपल कर रहा हूँ। देखिए जरा, जो अंजलि ने बताया वो वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं भाई हम यहाँ इसको, ये 2 को गायब कर दिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, मुझे ये चाहिए ना, इसका केसी चाहिए, ठीक है। तो वेट, जगलिंग है जस्ट, ये और कुछ नहीं है। तो थर्ड इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन को देखेंगे, इसका केसी निकालेंगे, तो इसका सीधा केसी निकाल लेते हैं थर्ड इक्वेशन का। KC3 इक्वल क्या आएगा, प्रोडक्ट ये है ना, तो Z मल्टीप्लाई में C की पावर है 1/2, यानी कि C का अंडर रूट आ गया। क्लियर है ये बात? डिवाइड में A इंटू वाई। हाँ भाई ये समझ में आया सबको? यस सर। ये मुझे चाहिए, कैसे चाहिए? इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मुझे ये चाहिए। क्या करूं कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मेरे को ये मिल जाए, तो मुझे पता है इक्वेशन नंबर मान लो KC1 है, KC1 से मुझे क्या मिलेगा, Z डिवाइडेड बाय A इंटू बी मिलेगा, और KC2 इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, 2y डिवाइडेड बाय 2y नहीं 2y का स्क्वायर आएगा, है ना, प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट 2y का स्क्वायर। ये किया था आपने? सर y का स्क्वायर आएगा, y का स्क्वायर आएगा ना। कंसंट्रेशंस में, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये वाई कंसंट्रेशन है इसकी, डिवाइड बाय बी का स्क्वायर इनटू सी, ठीक है ये आ गया। यस सर। अब मुझे इन दोनों की जगलिंग करके मुझे ऊपर वाली इक्वेशन चाहिए, कैसे आएगी, Z इंटू अंडर रूट सी है, तो अंडर रूट सी कैसे लेके आएंगे, इसमें क्या करें कि ये बन जाए, इसके बारे में सोचना है सिर्फ, और आपके सामने आंसर आ जाएगा।
कैसे बनेगा? हाँ, इनके आंसर्स भी हैं। सॉरी, एक और चीज है भाई, KC1 यानी मैं इसको लिख सकता हूँ, ये आपके पास में आ जाएगा। KC1 की वैल्यू 24 दे रखी है ना, 24। KC1 है 24, KC2 जो है वो है 16। देखिए अब इसके अंदर क्या लेफ्ट राइट आप करेंगे, बाकी की सारी वैल्यूज हैं और आपको y भी आपके पास। सोचो भाई, कोई आसान तरीका निकल के आता है, कैसे करें इसको कि ये आपस में इक्वल हो जाए, मतलब कुछ गड़बड़ करें हम, कम ज्यादा एक दूसरे की वैल्यू, a की वैल्यू b में भर दें, b की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं क्योंकि इसमें b नहीं है। सबसे पहली बात देखो, इसके अंदर क्योंकि a और y है तो हमारे फॉर्मूले में a और y आते हैं और z आता है। ठीक है, तो अब नीचे देखिए हमारे पास a है, z है, b नहीं चाहिए हमें। क्या करें, इस b को यहाँ से निकाल लेते हैं। ये समझ में आया? यस सर। तो इसको सीधा b की वैल्यू यहाँ से निकाल रहा हूँ। b इक्वल क्या आ जाएगा, तो b स्क्वायर था, b स्क्वायर इधर आ जाएगा, 16 नीचे आ गया जैसे अंजलि ने बोला था। लेकिन इसका ना बस मेथड आपको पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ये नीचे आएगा, b स्क्वायर ऊपर चला गया, c इधर आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो b अकेला b निकालना हो, अंडर रूट कर दो तो b की वैल्यू आ गई, सीधा सीधा। यस, क्लियर है ये बात? अभी क्या करना है, यहां पर b की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास z ऊपर होना चाहिए, c ऊपर होना चाहिए, a और y नीचे होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको यकीन भी हो जाए कि हाँ ये सॉल्व हो रहा है। 24 इक्वल क्या है, z बाय ए बी है ना, z डिवाइडेड बाय a और b की वैल्यू जो हम भर रहे हैं वो पीछे वाली भरेंगे। b की वैल्यू क्या आ रही है, y स्क्वायर डिवाइड बाय 16c का रूट y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16c इसका अंडर रूट है। ठीक है, ये समझ में आया सबको? अब हम क्या करने वाले हैं, इसको लेफ्ट राइट लेके जाएं। सर जो अंडर रूट है उसको खोल देंगे ना? हाँ, अंडर रूट को यहां से खुलेगा बेटा, ऐसा खुलेगा। ये पहले इसको इधर लेके गए, ठीक है, 24 को मैं नीचे ले आया, z डिवाइडेड बाय a बन गया और 24 नीचे आ गया। ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। अब Yes, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये y स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 16c नीचे आ गया, मतलब इसका अंडर रूट चला गया और इधर स्क्वायर आ जाएगा, वो है ना, a स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। और इसे ना ऐसे भी कर सकते थे कि डायरेक्ट y स्क्वायर को y लिख देते और 16 को 4 लिख देते। हाँ, ये और c की पावर 1/2। ये भी सही है, बिल्कुल बिल्कुल, ये ज्यादा आसान पड़ता। सही है, कैलकुलेशन में वैसे इसको y लिख दिया, 16 का स्क्वायर निकल रहा है और c का 1/2 है ना, अंडर रूट ऐसे ही रहने दे। ठीक है, इक्वल आ गया z डिवाइड बाय a इंटू 24। अब हमें क्या चाहिए था, बस वो देख लो, k3 चाहिए, z इंटू अंडर रूट सी a बाय वाई, z इंटू अंडर रूट सी, तो z इंटू अंडर रूट को उधर ले जाओ, a बाय वाई को बस हेर फेर करना, अब कुछ नहीं करना है। तो y डिवाइडेड बाय 4 इक्वल आ गया z इंटू अंडर रूट सी, डिवाइड में यहाँ पर a है, मल्टीप्लाई में 24 है, 24 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, वो नीचे की बजाय ऊपर चला जाएगा। ठीक है, y को नीचे ले आएंगे ना लास्ट में, बस हो गया, z अंडर रूट सी अपॉन a बाय a इंटू y। a डिवाइड में y को इस तरफ ले आएंगे, y इक्वल आ गया 24/4 6 आ गया सीधा, दैट्स इट। यस 6। समझ में आया बेटा? देखो Yes. कैलकुलेशन कर लोगे, लेकिन इसका मेन मोटिव, मतलब अंजलि ने जैसे बोला, ठीक है, मेरे पास एक और मेथड था बट मैं, चलो आपने जैसा बताया वैसा कर लेंगे। वो शायद आपको और मुश्किल लगता, ठीक है, उसमें 2 से डिवाइड कर दिया रूट को, मतलब वो वाले रूल यूज करने पड़ते जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आते हैं, कि जब 2 से डिवाइड करते हैं तो सारा का सारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर बन जाता है। अगर दोनों को k1 k2 अगर दोनों का इकट्ठा निकालना है, k1 k2 की मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसे करके कुछ रूल्स को अप्लाई करना पड़ता, ठीक है। शायद हो सकता है कि वो फिर रूल्स में कहीं अगर आपने छोटी सी गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ हो जाता है। ये वाला मेथड भी मेरे को सही लगा, ठीक है। मेथड कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मेथड में मैंने यही पूछा था कि यहाँ आपको कैसे पता कि यही करना है। मैंने अंजलि से भी यही पूछा था, बेटा करना क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, वो चीज सब मैंने देखा ना कि मतलब वो वैसे सॉल्व हो रहा है तो मैंने कर दिया, बस वैसे ही सॉल्व कर दिया। लेकिन अब आपको लॉजिक समझ में आया कि ऐसा करें क्यों हम? देखो ये तो समझ में आई बात? मैंने K3 में नोटिस किया कि C की पावर 1/2 है, तो मतलब वो वैसे आ सकता
लगता है, तो इसीलिए मैंने बस आपने वो नोटिस किया, मैं समझ गया, आपने थोड़ा गैस लगाया थोड़ा सा, लेकिन उसका अब लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। बाकी सबको समझ में आया लॉजिक कैसे बना? हमने Yes, कुछ sir. नहीं किया है, सिर्फ केसी की वैल्यू 24 दे रखी है, तो इस इक्वेशन में सीधा केसी निकाल लिया है ना। तो वो केसी सीधा कैसे निकलेगा इस इक्वेशन के अंदर? ये 24 वाला ये रहा, 24 इक्वल जेड बाई ए बी आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन में भी निकाल लिया, सेम जो भी उसने दे रखा है, उसमें कुछ गड़बड़ करने की जरूरत ही नहीं है। तो दूसरी इक्वेशन के अंदर 16 इक्वल वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बाय सी आ जाएगा। अब तीसरी इक्वेशन का भी निकाल लिया हमने, इसी डाटा को यूज करके तीसरी इक्वेशन का भी आ गया। मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए, यही चाहिए। कैसे निकालूं मैं? इन दोनों को यूज करके कैसे निकालूं? तो मुझे जेड और रूट सी चाहिए था। जेड चाहिए बिल्कुल, रूट सी चाहिए वो अभी नहीं है, ए चाहिए बिल्कुल है, वाई चाहिए, वाई चाहिए, यहाँ पर बी है, वाई नहीं है। तो मैं क्या करूं, इस बी के, इसमें बी की वैल्यू निकाल लूं, सी अपने आप आ जाएगा क्योंकि सी भी है इसके अंदर, है ना। बस मेरे को यही सोचना था, ये एक्चुअल में सोचने की चीज थी कि मेरे को यहाँ बी की वैल्यू इसमें से निकालनी है और इसके अंदर पुट कर दूं, तो मेरे पास ये जेड भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा, सारे एक फॉर्मूला के अंदर आ जाएंगे। फिर मैं उसको लेफ्ट राइट करके उसको अरेंज करना होगा, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस ऐसे ही करके ये निकाल सकते हैं आप आसानी से। ठीक है भाई, तो अभी क्लास ऑफ करें या कुछ और क्वेश्चन करना चाहोगे? क्वेश्चंस तो और भी हैं इसके अंदर, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आइडिया मैं आपको दे चुका हूँ। हाँ, कुछ और क्विक रिवीजन चाहते हो क्या? कुछ क्वेश्चंस आपको, कुछ फॉर्मूलाज आपको रिवाइज करवा दूं थर्मोडायनेमिक्स के, वो ज्यादा अच्छे हैं, है ना। चलो थर्मोडायनेमिक्स के फटाफट एक रिवीजन लेते हैं, क्विक रिवीजन, थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, क्यू हीट है, और एक और फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी के 3 फॉर्मूलाज हैं, बताएगा कोई? हीट कैपेसिटी क्या होती है? सीपी, सी अकेला सी इक्वल होता है क्यू बाय टी, है ना, क्यू बाय टी। और एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला क्या है? Q by NT. C इक्वल क्यू बाय एन इंटू टी, नंबर ऑफ मोल से बस डिवाइड कर देंगे, मोलर हीट कैपेसिटी बन जाएगा। एक और होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सर m into q equal to mt. C इक्वल क्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू टी। एम क्या है यहाँ पर? एम मास है, mass ठीक है, m इक्वल मास, मास इन केजी। ठीक है, ये तो हीट कैपेसिटी हो गया। अब हीट कैपेसिटी के बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वर्क डन के फॉर्मूला है। वर्क डन, वर्क क्या होता है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए वर्क, आइडियल गैस के लिए, याद है किसी को? आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइडियल गैस, बताइए भाई। W इक्वल नेगेटिव एन आर टी नेचुरल लॉग V2 बाय V1, या फिर क्या लिखते होते हैं, और P1 बाय P2, याद आया किसी को? Yes, sir. Yes, sir. नेगेटिव लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? Minus नेगेटिव 2.303. नेगेटिव नहीं लगाते बेटा, नेगेटिव तो ऑलरेडी लगाओ ना। 2.303 303 एन आर टी, NRT, और log V2 बाय V1, या फिर हम V2 बाय V1 की जगह P1 बाय P2 भरते होते हैं, है ना, उल्टा चलता है। क्यों? क्योंकि P1 V1 इक्वल P2 V2 ऐसा कुछ करके उसको निकालोगे तो वो वैसा ही कुछ निकलेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. एडियाबैटिक वर्क डन के लिए फॉर्मूला, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। Sir, हाँ बोलो, कोई बोल रहा था कुछ? T2 sir, मल्टी NR change in temperature upon में gamma -1. गामा -1 इक्वल होता है T1 इंटू V2 V1 गामा -1। गामा क्या होता है बताया कोई? सर ये वो होता है रेशो ऑफ cp divided by cv CP by CP CV. बाय CV होता है गामा, और CP माइनस CV क्या होता है? Sir, R है, ये R होता है CP माइनस CV। yes ठीक है,
एक और फॉर्मूला था रिवर्सिबल वर्क के लिए, रिवर्सिबल वर्क के लिए फॉर्मूला थोड़ा बड़ा वाला था ये, रिवर्सिबल वर्क इन टर्म्स को याद रखना। इसके लिए फॉर्मूला W इक्वल, अब ध्यान देना ये फॉर्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग है, P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। याद आया? यस सर। अब इसकी जगह P2V2 की जगह NRT भर सकते हैं ना, तो NR को कॉमन आ जाएगा, NRT तो NR कॉमन आ जाएगा, T2 माइनस T1। ये समझ में आया? P2V2 की जगह NRT पुट कर सकते हैं, NRT1, और इसकी जगह भी NRT2, क्योंकि N तो सेम ही रहेगा, NR तो NR को कॉमन ले लेंगे, तो NR डिवाइड बाय गामा माइनस 1। ये समझ में आ गया ना बेटा? यस सर। ये भी वही सेम चीज है, गामा माइनस 1। ठीक है, एक और चीज है भाई, डेल्टा H, डेल्टा U और डेल्टा क्या था, वर्क, डेल्टा जी, डेल्टा W वर्क डन। इन तीनों का एक फॉर्मूला था, बड़ा फेमस फॉर्मूला था, डेल्टा क्यू, H की जगह पर डेल्टा क्यू लिखेंगे, फिर मैं उसको H में भी कन्वर्ट कर दूंगा बाद में। बताओ एक फेमस फॉर्मूला, मैंने बहुत जोर लगाया था, अगर कोई बच्चा मेरी क्लास के अंदर था तो, डेल्टा क्यू एन सी वी डी टी। हाँ बेटा, सर NCV वाला। हाँ वही लिख दिया मैंने, NCVDT डेल्टा टी। ठीक है, छोटा डी लगा सकते हो अगर रिवर्सिबल वर्क है तो, इरिवर्सिबल है तो बड़ा टी आएगा। NCVDT सबके लिए फॉर्मूला सेम चलता है, लेकिन यहीं पर अगर मैं ये कहूं कि डेल्टा H इक्वल लिखना हो तो मुझे NCPDT लिखना पड़ता है। यस सर। क्यों ऐसा, इसका कारण पता है? इसका रीजन बता सकता है कोई? Q और H में क्या फर्क है? सर क्योंकि यहाँ पे है ना कांस्टेंट प्रेशर पे हम निकालते हैं। तो Q और H में फर्क क्या है? तो वो डिफरेंस डेल्टा H इक्वल, डेल्टा H इक्वल क्या होता है भाई? Q, डेल्टा Q प्रेशर कांस्टेंट होता है इसमें, और डेल्टा U इक्वल क्या होता है? डेल्टा Q वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इसमें। ये फॉर्मूलाज याद है? ये फर्क है। अब देखिए डेल्टा H जहां पर भी आएगा वहां Cp आएगा, क्यों? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, Cv नहीं लिख सकते, वॉल्यूम नहीं कांस्टेंट कर सकते। एंथैल्पी हमेशा वही होती है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। तो इस चीज को भूलना मत, ये दोनों फॉर्मूला छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं और यहीं से बहुत कुछ निकलता है। आप डेल्टा एस का फॉर्मूला बताइए जरा क्या होता है, बस यही फॉर्मूला करेंगे फिर इसको खत्म करते हैं। डेल्टा एस क्यू बाई टी, ठीक है, ये फॉर्मूला याद है ना सबको? ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। अब एक बड़ा वाला, डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस NR। हाँ वो भी रह गया, डेल्टा यू इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हम कर चुके हैं, लेकिन एक फॉर्मूला और है इसी से, डेल्टा एच माइनस क्या होता है? सर NGRT। NGRT, NG और G आएगा नीचे और RT, वो तो पीवी, अरे नहीं, ये मैं कौन सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, गलत लिख दिया मैंने। ये डेल्टा यू इक्वल डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी, H प्लस पी डेल्टा वी होता है, H प्लस पी वी। एंट्रोपी वाले फॉर्मूले को मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, यही आएगा, डेल्टा यू इक्वल H प्लस पी डेल्टा वी, यही था ना? इसकी जगह पर फॉर्मूला आता है या कुछ और था? सर माइनस था। माइनस है कि प्लस है भाई, बताएगा कोई? सर माइनस से डेल्टा H माइनस P डेल्टा V। प्लस आएगा बेटा, NGRT माइनस नहीं आएगा। ये क्या आता है सर प्लस? हाँ ये कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ठीक है, ठीक है, बस बेटा 2 मिनट में फिनिश कर रहा हूँ। ये कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ये प्लस होता है माइनस नहीं। देखो इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी प्लस वर्क डन होता है, एंथैल्पी प्लस वर्क डन। डेल्टा जी के जब फॉर्मूला लिखते हैं तो वो लिखते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इसमें इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है, इस वजह से वो माइनस और प्लस में कंफ्यूजन जाती है। पीवी इक्वल एनआरटी, पीवी इक्वल एनआरटी को भर देंगे तो ये एनजीआरटी बन जाएगा, दैट इज इट, ठीक है। और एनजी का मतलब, डेल्टा एनजी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के मोल गैसियस फॉर्म। in gaseous form divided by number of reactant, माइनस
gaseous form and number of reactants in gaseous form, that is only। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूलाज याद रखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और जो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा विद सॉल्यूशन। जो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस इन्होंने दिए थे कि ये करवाने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है, बट बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी फॉर्मल बताना था। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऑफ, ठीक है, फिर आपके पास मैं ये पीडीएफ भी भेज दूंगा।